मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 8th क्लास की 24th वर्कशीट है और हमारा टॉपिक है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। इस चैप्टर में 1857 का जो हमारा रिवॉल्ट हुआ था, जिसे हम अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, 1857 के बाद क्या घटनाएं घटी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पीपल से मतलब आपका आता है जनता से। ईयर आफ्टर रेबेलियन मतलब कि विद्रोह के बाद क्या हुआ। द ब्रिटिश हैड regained control of the country by the end half of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. मतलब ये हुआ कि जब हमने देखा कि 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का जब विद्रोह हुआ, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, हमारा पहला रिवॉल्ट था इंडिपेंडेंस के लिए, जिसमें भारत की जनता उठ खड़ी हुई थी। जनता तो क्या कहें, लेकिन हाँ, जितने लोग अंग्रेजों से प्रताड़ित हो गए थे, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं, हमारे किंग आ जाते हैं। कुछ एक लैप्स की नीति चलाई गई थी, अगर आपने पढ़ा हो तो। लैप्स की नीति जिसे जो है डलहौजी ने चलाई थी। लैप्स की नीति के तहत क्या बनाया गया था रूल, कि जितने भी राजा जिनके कोई संतान नहीं है और मर जाते हैं, तो उनकी जो संपत्ति होगी वो अंग्रेज के पास चली जाएगी। जितने अंग्रेजी सरकार जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेगी। अगर कोई राजा निसंतान मर जाता है और अगर वो किसी बच्चे को गोद लेता है, तो उस मतलब उसने लिया होगा, तो उसको भी संपत्ति नहीं दी जाएगी उसकी। मतलब ना तो राजा निसंतान होना चाहिए और ना ही कोई गोद लिया यानी दत्तक पुत्र होना चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं जो सेना जो हम और जो सेना जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी। सेना इसलिए प्रताड़ित थी, उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी, टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी, उनको जो है बहुत ज़्यादा युद्ध में झोंका जा रहा था और भारतीय लोगों को ज़्यादा अच्छी पोस्ट नहीं दी जा रही थी। हमने ये भी देखा कि जो अयोग्य राजा, जिन कुछ राजा थे जिन्हें ये कहा गया कि आप शासन करने योग्य नहीं हो, उनको भी सत्ता से हटा करके उनकी भी जमीन यानी संपत्ति अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले ली थी। अगर आप 1857 का रिवॉल्ट की बात करें तो आपने इसमें तात्या टोपे का नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, नवाब वाजिद अली का नाम सुना होगा और कुंवर सिंह जी जो कि बिहार में थे उनका नाम सुना होगा। ये सभी अपने राज्य को बचाने के लिए आगे आ गए थे। 1857 का तो विद्रोह आपने पोएम्स में भी सुना होगा। सिंहासन ही लुटे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में। ये वही सन 57 है, ये जो 57 है ये वही 57 है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने ये 1857 की पोएम आई एम डैम श्योर कि आपने इसको सुना होगा। तो चलिए देखते हैं, जब 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद अंग्रेज किस तरह डर गए, क्योंकि पहली बार अंग्रेजों को जो है मुंह तोड़ जवाब मिला था भारतीयों की तरफ से। तो भारतीयों की तरफ से जब उन्हें लगा कि अब ये विद्रोह करेंगे तो भारत कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए, तो उन्होंने 1859 तक सारी जो अपना कंट्रोल था ना दोबारा वापस प्राप्त कर लिया था भारत के ऊपर। लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि जो सेम पॉलिसी हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमें अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब सिचुएशन सेम नहीं रह गई। गिवन बिलो आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। नीचे सारे वो चेंजेस बताए गए हैं जो कि ब्रिटिश ने करे थे उस टाइम। The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of the East India Company to the British Crown. मतलब कि 1858 में हम क्या देखते हैं, एक नया कानून पारित करा गया ब्रिटिश संसद में, जिसमें कि जो पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी ना, अब वो ब्रिटिश क्राउन के पास यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के पास चली गई। जो वहाँ के शासक है राजा रानी, उनके हाथ में चली गई। पहले हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ अधिकार था, एक कंपनी हमारे पर शासन कर रही थी 1857 तक। लेकिन 1858 में हम क्या देखते हैं, अब डायरेक्ट जो है ब्रिटिश का यहाँ पे शासन हो गया है, ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन हो गया है। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
ये भी कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य भारत के मंत्री के रूप में काम करेगा एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और भारतीय जो भी हमारा जो शासन का संबंधी मामले होंगे वो इसको संभालेगा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रिटिश व्यक्ति को ही यहाँ पे रखा जा रहा है जो कि भारतीय मंत्री के रूप में काम करेगा। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइस हिम कॉल्ड द इंडिया काउंसिल। एक इंडिया काउंसिल का गठन किया गया जिसका काम था शासन व्यवस्था को और अच्छा करना। The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown. पहले भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी जगह हम पोस्ट देख रहे हैं वायसराय की। अब जो वायसराय है वो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन यानी कि भारतीय जो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन के राजा रानी हैं उनके अधीन काम करेगा। तो हम इसमें भी देखते हैं कि वायसराय के थ्रू कोशिश की गई है कि भारत का पूरा नियंत्रण जो है अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ किसके हाथ में चला जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया। अब वो भारतीय क्षेत्र जिसके ऊपर इन ब्रिटिश के ऊपर ब्रिटिश द्वारा कब्जा किया गया है उस पर डायरेक्ट शासन कर रहे हैं वायसराय के जरिए। All ruling chiefs of country were assured that their territories would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdom to their heirs, including adopted sons. मतलब क्या है कि अब उन्होंने देखा कि भाई जब हमने राजा लोगों से पंगा लिया, लैप्स की नीति के जरिए हमने उनके क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की, जो निसंतान मर जाता है, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम आपकी टेरिटरी पे आपके संपत्ति पे कब्जा नहीं करेंगे और अगर आप किसी अडॉप्टेड सन को भी अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। इसके जरिए उन्होंने उन राजाओं को कंसोल करने की कोशिश की कि भाई देखो हम आपसे दोबारा नहीं लड़ेंगे। इससे क्या होगा कि वो लोग राजा लोग जो हैं वो इनके अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount। मतलब कि वो अपने अकॉर्डिंग शासन करें, अपने अडॉप्टेड सन को भी दे सकते हैं, अगर निसंतान भी हैं तो किसी को गोद लेकर के अपना राज्य आगे चला सकते हैं, लेकिन उन्हें ब्रिटिश क्वीन जो भारतीय जो क्षेत्र हैं जिसके राजा जो हैं उन्हें ब्रिटिश क्वीन के अंतर्गत काम करना होगा, उनको अपना मालिक टाइप का मानना होगा। मतलब यहाँ पे भी आप देखो कि किसका शासन है, ब्रिटिश क्वीन का ही है। राजा हमारे हैं पर वो किसके अधीन हो गए, ब्रिटिश क्वीन के। Thus, the Indian rulers were to hold their kingdom as subordinates of the British crown। हो गए ना उनके अधीन। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased। अब क्या कहा गया भाई, देखो सेना ने भी रिवॉल्ट कर दिया था। सेना ने रिवॉल्ट क्या करा था, उस टाइम में एक राइफल थी, एनफील्ड नाम था उस राइफल का, उसमें जो कारतूस भरा जा रहा था ना उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जो भारत के सैनिक थे, हिंदू और मुस्लिम जो भी थे, सबने मना कर दिया कि ये हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है, हम हमारे धर्म के खिलाफ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सेना ने भी विद्रोह किया था। तो ऐसी स्थिति में सेना दोबारा विद्रोह ना कर दे तो अंग्रेज क्या चाहते हैं कि इंडियन सोल्जर्स को कम से कम रखा जाए और यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाए ताकि वो जो आर्मी बना रहे हैं वो आर्मी उनको उल्टा जवाब ना दे। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, मतलब कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया के सैनिक हम अब नहीं लेंगे, बल्कि कौन से लेंगे, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड अमंग द गोरखास, सिख एंड पठान। तो सिख, गोरखा, पठान ये वो क्षेत्र थे जहाँ पर अभी रिवॉल्ट हमें नजर नहीं आया, तो उन लोगों की तरफ से वो इनको लाना चाहते थे सेना में, जबकि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया को नहीं लाना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे 1857 के विद्रोह के दौरान काफी ज्यादा इन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ा। The land and property of Muslim was confiscated on a large scale and they were treated with the suspicion and hostility। यहाँ पर इन्होंने ये समझा कि मुस्लिम वर्ग जो है इन्होंने ही रिवॉल्ट करा है, इसीलिए उनकी संपत्ति इन्होंने छीननी शुरू कर दी। The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way। The British decided to
respect the customary, religious, and social practices of the people in India. अब ब्रिटिश इंडिया समझ गई थी कि भारत के लोगों को आप कितना भी प्रताड़ित कर लो, लेकिन जब धर्म की बात आती है, रीति रिवाज की बात आती है, तो वो सारे के सारे मिलके उठ खड़े हो जाते हैं। तो ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि वह भारत के लोगों के धर्म का, उनकी मान्यताओं का सम्मान करेगी। ये सारी कोशिशें क्या कर रही हैं? ये सारी कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोगों को थोड़ा कंसोल करने की, क्योंकि लोग गुस्से में हैं। जब कोई गुस्से में होता है ना, उसे थोड़ा-थोड़ा पैम्पर करते हैं कि भई थोड़ा गुस्सा उसका शांत हो जाए। तो सारे वही तरीके हैं और इन्होंने वो पूरी कोशिश की है जो ड्रॉबैक्स या कुछ रह गई थी कमियाँ, उन्हें पूरा करने के लिए। Policies were made to protect landlord and जमींदार and give them security of right over their land. जो जमींदार थे उनको और ज़्यादा सपोर्ट किया गया ताकि जमींदार उनके सपोर्ट में काम करे। जमींदार, लैंडलॉर्ड जो टैक्स कलेक्शन में अंग्रेजों की हेल्प करते थे। इस तरीके से हम देखते हैं 1857 के बाद एक नया सा जो है वक्त शुरू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। What changes were introduced by the British in the administration system after the revolt of 1857? अभी हमने ऊपर वर्कशीट में देखा कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या बदलाव हुए। तो 1858 के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट जो है यहाँ पे शासन करने लगता है। ब्रिटिश कैबिनेट का एक व्यक्ति जो है भारत का मिनिस्टर बना दिया जाता है। इंडियन काउंसिल की जो है गठन किया जाता है। वायसराय की नियुक्ति की जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली थी। इंडियन सोल्जर्स का प्रपोर्शन कम किया गया आर्मी में, और ये भी कहा गया कि जो इंडिया के रिलीजन और सोशल कस्टम्स हैं उसको भी वैल्यू दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू थिंक ब्रिटिशर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड दीज चेंजेस? आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स ने चेंजेस क्यों किए? After the revolt of 1857, the British must have felt that India would get out of their hands. अब उन्हें क्या लगने लगा था कि भारत उनके हाथ से निकल जाएगा। So these changes were made to strengthen their hold on India. उनके जो भारत पे पकड़ थी उसको और मजबूत बनाने के लिए काम किए इन्होंने। जैसे कि इंडियन कंपनी जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके अधीन अब हो गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं रह गया। और हम देखते हैं कि इंडियन इंडियन लोगों को आर्मी में अब कम रखा जाने लगा, जबकि यूरोपियन लोगों को ज़्यादा शामिल किया जाने लगा। व्हाट वर द न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द आर्मी? ये सारे वो चेंजेस है जो जो आर्मी में चेंजेस किए गए, जिसमें हम देखते हैं कि 1857 की रिवॉल्ट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन सोल्जर्स को कम रखा जाएगा। अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया की जगह वो गोरखा, सिख और पठान को ज़्यादा सम्मिलित करने के पक्ष में थे। The consequences of the revolt of 1857 were far-reaching and all-encompassing campaign. मतलब कि जो भी रिवॉल्ट हुए ना उसका जो परिणाम निकले वो काफ़ी दूरगामी थे, लंबे समय तक उसका प्रभाव पड़ा। हम कह सकते हैं 1857 का जो विद्रोह था उसने लोगों को जगाने का काम करा। ठीक है, द रिवॉल्ट हैज़, इसके क्या क्या थे? एक तो ये था कि ब्रिटिश अब और ज़्यादा अपनी शक्ति को लेकर के थोड़े सजग हो गए थे। वो अब डायरेक्ट जो है ब्रिटिश एम्पायर का शासन यहाँ पर हो गया था। वे आर्मी पर अपना कंट्रोल और बढ़ाने लगे थे। वे इंडियन रिलीजन और सोशल कस्टम्स को जो है मानने, उसको रिस्पेक्ट देने लगे थे। और ये पहला ऐसा विद्रोह था जिसने लोगों को इकट्ठा किया और आज़ादी के लिए लड़ने के लिए एक राह दिखाई। ठीक है ना? तो बच्चों 1857 का विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी आज़ादी के लिए। आज की वर्कशीट उसी के लिए थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।